ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुराने रिश्ते की कहानी। शैतान। रूपा के टोटके की समय सीमा अब खत्म होने को आ चुकी थी। अष्टपिशाच अब कभी भी रूपा पर अपनी पूरी ताकत से हमला बोल सकते थे, लेकिन ध्रुव अभी तक घर नहीं लौटा था। रूपा को समझ आ चुका था कि अब उसके पास उन अष्टपिशाचों का सामना करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। उसने घर के कोने कोने में मौजूद उन सारी जंगली बूटियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जो उसने घर में आते ही घर के अलग अलग हिस्सों में छिपा कर रख दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे इनके लिए बाहर ना जाना पड़े। रूपा ने सारी बूटियों को एक साथ इकट्ठा कर अपनी हथेलियों में मसल दिया, जिससे वो सारी जंगली बूटियां एक दूसरे में मिल गई और देखते ही देखते वो मिश्रण बारूद में बदलने लगा। रूपा ने उस बारूद को एक बर्तन में इकट्ठा किया और घर का दरवाजा खोलकर बाहर आंगन में आ गई। उसे बाहर आता देखकर एकनाथ सतर्क हो गया और साथ ही घर के चारों ओर चक्कर लगाते अष्टपिशाच भी टोटके की सीमा के उस पार रूपा के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। रूपा ने बर्तन को आंगन के ठीक बीचों बीच रखकर आसमान की ओर देखा और तेज आवाज से कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उसके बाद उसने चाकू से अपने हाथ पर बने एक निशान को कुरेदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसमें से खून का फव्वारा फूट पड़ा। अचानक से आसमान में तेज बिजलियां गड़गड़ाने लगी और हवाओं के साथ एक तूफान सा आने लगा। रूपा ने अपने खून से उस जंगली बूटियों वाले बर्तन को भरा और अपने हाथों से उसे हिलाकर खुद पर उड़ेल दिया। वो मिश्रण किसी लावा की तरह रूपा के शरीर को छूते ही उसे पिघलाने लगा और रूपा की चीख से सारा जंगल थरथराने लगा। जंगल में हाहाकार मच गया और दूर दूर से भेड़ियों की आवाजें आने लगी, मानो जंगल के सारे भेड़िए एक दूसरे को पुकार कर वहां बुला रहे हो। और एक के बाद एक 8 भेड़ियों के राजा अपने अपने दल के साथ वहां आकर इकट्ठा हो गए। सामने खड़ा एकनाथ भी ये खौफनाक नजारा देखकर घबरा गया और भागकर भैरव मंदिर में जाकर छिप गया। रूपा जानती थी कि किसी भी पिशाच की मौत केवल एक शक्तिशाली भेड़िए के काटने से ही हो सकती है। इसलिए अपने टोटके की समय सीमा समाप्त होते ही उसने अपने शरीर को पिघलाकर अपनी ऊर्जा को 8 भागों में बांट दिया और वहां मौजूद 8 भेड़ियों के राजाओं में जा समाई। रूपा का ऐसा तंत्र देखकर एकनाथ के पैरों तले की जमीन सरक गई, जिसे वो अब तक केवल एक औरत समझ रहा था। वो उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते 8 नर भेड़ियों में बदल गई थी और अब इन 8 पिशाचों से लड़ने को तैयार थी। रूपा का शरीर तो वहीं पिघलकर बर्तन में एक घोल के रूप में इकट्ठा हो गया, लेकिन जैसे ही उनके अंदर की ऊर्जा टोटके के घेरे से बाहर निकलकर उन भेड़ियों में समाई, अष्टपिशाचों ने उन 8 भेड़ियों पर हमला कर दिया और देखते ही देखते वो जगह किसी भीषण युद्ध के मैदान में बदल गई। आसमान में गड़गड़ाती बिजलियां, हवाओं का तूफान और जंगल के जानवरों की चीखों से वहां का नजारा इतना भयानक हो गया कि एकनाथ की तो मानो घिघी ही बंद हो गई। भेड़ियों में समाई रूपा ने एक एक कर उन 8 पिशाचों पर हमला करना शुरू कर दिया और एक भीषण संग्राम का आगाज हो गया और उसने उन पिशाचों के शरीर को नोचना शुरू कर दिया और एक एक करके उनके टुकड़े करने लगी। लेकिन जैसे ही भेड़िया बनी रूपा किसी एक पिशाच के शरीर का अंत करती, उस पिशाच की शक्ति दूसरे पिशाच में समा जाती। वहीं जब भी कोई पिशाच भेड़िया बनी रूपा पर हमला करता, तो उस भेड़िया राजा के समूह का कोई साधारण भेड़िया बीच में आकर अपनी जान दे देता, जिससे रूपा को बहुत कम चोटों का सामना करना पड़ रहा था। एक समय के बाद जब पिशाच अपनी शक्तियों को संग्रहित करके उस पर हावी होने लगे, तो रूपा ने भी
अपने भेड़िया रूप में ही कुछ प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। तभी अचानक आसमान में चमकने वाली बिजलियों से उसे और शक्ति मिलने लगी, मानो वो बिजलियां रूपा के लिए पावर चार्जर का काम कर रही हो। अंत में उसके सामने केवल एक पिशाच बचा, जिसमें 8 पिशाचों की शक्तियां समाई हुई थी। वहां रेलवे स्टेशन पर घबराए हुए गोपीनाथ ने टेबल पर फैली तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा, इनकी हत्या नहीं, बलि चढ़ाई गई है, और वो भी किसी काले जादू के लिए। गोपीनाथ की बात सुनकर मीटिंग में मौजूद हर शख्स चौंक गया। रेलवे पुलिस कमिश्नर ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस! ये कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो गोपी? काला जादू, बलि, ये सब आज के जमाने में कौन मानता है? कमिश्नर की बात सुनकर गोपीनाथ ने कहा, अगर आप सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखिए। गोपीनाथ ने टेबल पर पड़ी जानवरों की लाशों की तस्वीरों में उनकी पूंछ पर बंधे एक महीन जंगली घास के टुकड़े और पेट की तरफ कोयले से बने छोटे से टोटके के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। गोपीनाथ की बात सुनकर सभी का ध्यान तस्वीरों पर गया। दरअसल वो जंगली घास इतनी ज्यादा महीन थी कि अगर गौर से ना देखा जाए तो नजर भी ना आए, और जानवरों में पेट पर बना निशान भी कोयले से बनाया गया था, जो कि उनकी त्वचा के रंग से मेल खा रहा था। इसलिए किसी ने भी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। इन सभी चीजों को देखकर वहां मौजूद हर शख्स चौंक गया। रेलवे पुलिस कमिश्नर ने इन तस्वीरों को देखते हुए कहा, ओह गॉड, गोपी, तुम सही कह रहे हो, लेकिन आखिर आज के जमाने में ये सब कौन कर सकता है? सभी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक ध्रुव ने कहा, शायद मुझे पता है कि ये काम किसका है। क्या ध्रुव समझ चुका था कि इस सब के पीछे रूपा का हाथ है? क्या रूपा एकनाथ के पिशाचों को हरा पाएगी? और क्या ध्रुव रूपा के शैतानी मकसद से खुद को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए शैतान का अगला भाग।